नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। जो टॉपिक 2 नंबर चल रहा था, टॉपिक 2 मांग विश्लेषण डिमांड एनालिसिस, जिसका 1 से लेके 50 तक का सारा प्रश्न करा दिया गया था। अब 51 से आज हम लोग देखेंगे न्यू प्रश्न को। चलिए, जो कि 51 का पहला प्रश्न है। ये क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य है कि मांग क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य है कि मांग, तो मांग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णतः लोचदार। 52 नंबर, आड़ी लोच बराबर होता है। आड़ी लोच बराबर क्या होगा? तो ये ऑप्शन इसमें हमको नहीं दिख रहा है कि कौन सा होगा। इसका आंसर ये होना चाहिए आड़ी लोच का। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा डेल्टा क्यू ए बटा डेल्टा पी बी इंटू पी बी बटा क्यू ए। यही इसका आंसर होगा। ये आंसर नहीं है, ये ऑप्शन कर लीजिएगा। ये हो जाएगा डेल्टा क्यू ए बटा डेल्टा पी बी इंटू पी बी बटा क्यू ए। 53 नंबर, मांग का नियम आधारित है। मांग का नियम आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमांत उपयोगिता पर। क्या चीज़ पर है? तो सीमांत उपयोगिता पर। 54 नंबर, मांग की आय बराबर होती है। मांग की आय बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांग में अनुपातिक परिवर्तन और आय में अनुपातिक परिवर्तन। मांग की आय बराबर क्या होता है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन और आय में अनुपातिक परिवर्तन। 55 नंबर, मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि। मांग वक्र जो है दाईं ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि। तो 55 का हो जाएगा बी नंबर, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है। मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है। 56 नंबर, किसी व्यक्ति के लिए मांग वक्र खींचते समय निम्न में से कौन सा तत्व स्थिर नहीं होता है? 56 का हो जाएगा, किसी व्यक्ति के लिए मांग वक्र खींचते समय निम्न में से कौन सा तत्व स्थिर नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु की कीमत, जो कि ये कांस्टेंट नहीं होता है। तो कांस्टेंट क्या क्या होता है? तो व्यक्ति का मौद्रिक आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें, व्यक्ति की इच्छा, लेकिन वस्तु का कीमत जो होता है स्थिर नहीं रहता है। 57 नंबर, एक अपवाद वाली मांग वक्र वह है जिसकी ढाल कैसा होता है? तो जिसकी ढाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाईं ओर उठती हुई। एक अपवाद वाली मांग वक्र की जिसकी ढाल कैसा होगा? दाईं ओर उठती हुई। 58 नंबर, मांग वक्र प्रदर्शित करता है। मांग वक्र प्रदर्शित करता है, तो कैसा प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को। 59 नंबर, एक व्यक्ति मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारित तत्व स्थिर रहते हैं। किसको छोड़कर? और सब स्थिर रहते हैं। तो कौन स्थिर नहीं रहते हैं? तो अभी कुछ देर पहले देखे थे, तो वस्तु का कीमत, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर, यदि दो वस्तु पूरक होते तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या पाया जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, दूसरी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। यदि दो वस्तु पूरक हो तो पूरक वस्तु किसको कहते हैं? पूरक वस्तु पहले किसको कहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसको। जब एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि ला दे,
तो ऐसी वस्तु को पूरक वस्तु कहलाती है। पूरक वस्तु किसको कहते हैं? जब एक वस्तु के मूल्य में कमी और दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि ला दे तो ऐसी वस्तु को पूरक वस्तु कहते हैं, जैसे कलम तथा स्याही। इस प्रकार की वस्तुओं की मांग व मूल्य बीच विलोम संबंध पाया जाता है। 61 नंबर, अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें समान रहे, कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन को, अन्य बातें समान रहे मतलब सभी बातें समान रहे और कीमत में कमी के परिणाम, जब कीमत में कमी हो जाएगा तब परिमाण में मांग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो 61 का हो जाएगा डी नंबर, मांग का विस्तार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मांग का विस्तार। 62 नंबर, तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न कारण के होने से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरी वस्तु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, दूसरी वस्तु के कीमत में परिवर्तन से। 63 नंबर, निम्न में से कौन सा मॉडल विष्टिपरक है? कौन सा विष्टिपरक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, dx बराबर p, dx बराबर p, dx बराबर f px, ये हो जाएगा। 64 नंबर, मांग की धारणा में किसका महत्व है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन तीनों का, स्थान का, समय का, कीमत का। मांग की धारणा जो होता है वो स्थान का होता है, कीमत का होता है और समय का होता है। 65 नंबर, यदि मांग फलन D 400 - 2p हो तो ₹50 प्रति इकाई, 50 प्रति इकाई कीमत पर मांगी गई मात्रा क्या होगा? तो 65 नंबर कैसे होगा? तो इसको बनाया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा? तो इसको हम निकालते हैं तो हो जाएगा D बराबर 400 - 2p, तो 2p हो गया इतना। तो अब निकालते हैं इसको, 400 - 2 गुना 100, सॉरी 100 नहीं होगा, इरेज करना होगा इसको। हाँ, ये हो जाएगा 2 × 50, तो कितना हो जाएगा ये? 400 - 100 = 300, तो 381 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मांगी गई मात्रा निकालना है, कीमत पर मांगी गई मात्रा। तो डी बराबर दिया हुआ था 400 - 2p, तो 50 प्रति इकाई की कीमत दिया हुआ था, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए और घटा के निकाल दिए। 66 नंबर, सामान्य मांग फलन का ढाल होता है। सामान्य मांग फलन का ढाल कैसा होता है? तो सामान्य का होता है ऋणात्मक। कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक। 67 नंबर, एक सामान्य मांग फलन होता है, एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक दिशा ह्रासमान फलन। एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का एक दिश ह्रासमान फलन। 68 नंबर, मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है। मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है, तो 68 का हो जाएगा ए नंबर, ह्रासमान। 69 नंबर, मांग फलन x बराबर 400/p के लिए कीमत p बराबर 20 इकाई हो तो आकलित मांग होगी, क्या होगा? 69 का, तो इसको भी बना के निकालना होगा। मांग फलन दिया हुआ है कितना हमारा? x बराबर दिया हुआ है 400/p, 400p, तो यहाँ p का मान कितना दिया हुआ है? 20, तो इसको निकाल लेते हैं, 400/20, इसको कटाते हैं, 0 0 कट गया, 2 से इसको कटाएंगे, 20 बार में कट गया, तो हमारा p का मान रखने के बाद कितना निकल गया? 20 का ही आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर, मांग का नियम है,
मांग का नियम क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक गुणात्मक विवरण। मांग का नियम क्या हो जाएगा? एक गुणात्मक विवरण। 71 नंबर, मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मांग जो होता है डिमांड, डिमांड को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो 71 का हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा एवं तत्परता। मांग को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि पर्याप्त क्रय शक्ति मतलब लिमिट, मतलब खरीद करने का शक्ति होना चाहिए, खरीदने का इच्छा होना चाहिए और खरीदने का तत्परता होना चाहिए। 72 नंबर, निम्न में से कौन स्वयं में उत्पादन हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा? निम्न में से कौन स्वयं में उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा? 72 का हो जाएगा सी नंबर, उत्पादन की कीमत में परिवर्तन। उत्पादन की कीमत में परिवर्तन। 72 हो गया। 73 नंबर, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र कैसा होता है? किसी वस्तु का बाजार मांग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत मांगों की क्षैतिज औसत। व्यक्तिगत मांगों की क्षैतिज औसत होती है। 74 नंबर, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी क्या किया जा सकता है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, मतलब जो भी चीज़ हम लोग उपयोग करते हैं ना वो मनोवैज्ञानिक विचार है। तो कैसे है? तो 74 का हो जाएगा बी नंबर, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। उपयोगिता एक, जैसे कि हम लोग उपयोगिता करते हैं वो मनोवैज्ञानिक विचार है, ये नहीं कि उसका गणना के रूप में करते हैं कि इतना उपयोगिता किए, ये किए। गणनावाचक माप नहीं की जा सकती इसका। तो क्या जा सकता है? ये तो नहीं किया जा सकता है, तो क्या जा सकता है? गणनावाचक माप की जा सकती है। मनोवैज्ञानिक विचार इसलिए किस क्रमवाचक माप नहीं की जा सकती है। तुलनात्मक माप के साथ गुणात्मक माप भी किया जा सकता है। 75 नंबर, निम्न में से सही कथन है। 75 का हो जाएगा, निम्न में से सही कथन है कौन? तो ए नंबर हो जाएगा, आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। आय में वृद्धि होने पर मांग में भी वृद्धि हो जाती है, ये कथन सही है। 76 नंबर, निम्नलिखित कारकों वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 76 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कारकों एवं वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 एंड 3। क्या कह रहा है? आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई है। जब कीमत में गिरावट आ जाती है तो मनुष्य में इच्छा आ जाता है, योग्यता आ जाता है, तत्परता भी आ जाता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ये दोनों तथ्य सही है। इसका प्रश्न क्या था कि जिसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर प्रवृत्त होता है उसमें सम्मिलित है। मांग वक्र दोनों से नीचे चला जाता है। 77 नंबर, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है, कैसे मांग व्यक्त करती है? तो 77 का हो जाएगा डी नंबर, किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य और वस्तु की मांगी गई मात्रा पर मांग व्यक्त करता है। 78 नंबर, एक ही मांग वक्र पर चलने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। एक ही मांग वक्र पर चलने को क्या कहते हैं? मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। 79 नंबर, मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन नहीं है? मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना। मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना। 80 नंबर,
यदि मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, यदि मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है तो 80 का हो जाएगा सी नंबर। वस्तु की लागत तो कौन कौन निर्धारित करता है, तो व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत और संपत्ति, ये तीनों जो है कि तत्व लागत, ये मांग को निर्धारित करने वाला तत्व है और वस्तु की लागत नहीं है। 81 नंबर, यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होती तो यह दर्शाता है कि मांग में वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांग में वृद्धि। दाहिनी बोले तो वृद्धि हो जाएगा और बाईं बोले तो कमी हो जाएगा। 82 नंबर, ये अब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब मांग की लोच। अब यहाँ से मांग की लोच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक पेन की कीमत 10 रुपया है और पेन की मांग 100 है। जब उसका दाम 10 रुपया था और मांग होता था 100 पीस, यदि पेन की कीमत में घटकर 5 रुपया हो गया और अब मांग बढ़कर हो गया कितना, 150। पहले 10 रुपया था तो 100 पीस बेचता था, 5 रुपया हो गया तो 150 पीस बेचता है। तो मांग की कीमत लोच क्या होगा, तो इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है कीमत की लोच, मतलब ईडी बराबर होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी बटा क्यू। तो इसी पे हम अभी बैठाएंगे, इस पे बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू डेल्टा नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला है। अब हम मिटाते हैं इसको, फिर से लिखते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा क्यू बराबर कितना दिया हुआ, पहले 150 और पहले 100, तो कितना का अंतर हो रहा है, 50 का अंतर हो रहा है। और उधर कितना का आ रहा है, डेल्टा पी भी निकाल लेते हैं। डेल्टा पी में कितना हो रहा है, पहले 10 पेन बेचता, पहले अभी 10 क्या है घटकर 5 हो, पहले 10 और फिर 5, तो इधर भी कितना हो गया, 5 हो गया। तब अब ईडी बराबर निकाल लेते हैं। ईडी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखा है थे 50/5 गुना 10/100। इसको कटा देते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 50, ये हो जाएगा 10 × 100, ये 10 कट के 1 आ जाएगा। तो ईडी बराबर कितना निकल गया, ईडी बराबर 1 निकल गया। तो जब 1 निकला तो इसका ऑप्शन इसमें है होगा, हाँ है, बी नंबर ऑप्शन जो है 1 है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 83 नंबर, TBS, यदि TBS बराबर विक्रेता पर कर भार और TBB बराबर क्रेता पर कर भार और ED बराबर मांग की लोच तथा ES बराबर आपूर्ति की लोच, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 83 का हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, TBS/TBB बराबर ED/ES। तो ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। अच्छा, इसमें तो दिया हुआ है, ये है विक्रेता का भार बटा क्रेता का भार बराबर मांग की लोच और पूर्ति की लोच। 84 नंबर, पूरक वस्तुओं हेतु आड़ी मांग की लोच होगी। पूरक वस्तुओं की आड़ी लोच, पूरक वस्तुओं हेतु आड़ी मांग लोच होगी। कैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नेगेटिव, ऋणात्मक। 85 नंबर, मांग की आड़ी कीमत लोच होती है। मांग की आड़ी कीमत लोच होती है। 85 का हो जाएगा बी नंबर। पहले इस प्रश्न में कुछ देख लेते हैं, कुछ नोट कराना था। 84 नंबर प्रश्न क्या था, पूरक वस्तुओं हेतु आड़ी मांग की लोच होती है। पूरक वस्तुओं में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें और 1-2 पॉइंट नोट कर लेते हैं, 1, 2 और 3। पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक हो गया। यदि मांग की आड़ी लोच 0 होता है, 0 होगा तो क्या होगा,
जीरो होगा तो क्या होगा, शून्य होगा तो क्या होगा, वस्तु अनिश्चित या स्वतंत्र होता है। जीरो रहेगा तो अनिश्चित या स्वतंत्र होगा, ठीक है। और जीरो से ज़्यादा होगा, एक से मतलब यदि मांग की आड़ी लोच ये से ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु हो जाएगा। यदि मांग की आड़ी लोच जीरो से कम होगा तो वस्तु स्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु स्थापन, वस्तुएं स्थापन हो जाएगा। चलिए 85 नंबर, मांग की आड़ी कीमत लोच होती है। मांग की कीमत आड़ी लोच क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कुछ नहीं है, उल्टा है, डेल्टा Q1 बटा डेल्टा P2 इंटू P2 बटा Q1। इसका Q1 इधर आ गया, इधर आ गया, सिर्फ इधर डेल्टा में है। यही है मांग की आड़ी लोच कीमत। थोड़ा सा 85 में भी और थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको देखने के बाद जैसे कि कहते हैं ना, स्वतंत्र वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होता है, जो अनिश्चित होता है, स्वतंत्र होता है, उस वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होता है, जीरो होता है स्वतंत्र वस्तुओं की। पूरक वस्तुओं क्या होता है, पूरक वस्तुओं का निगेटिव होता है। स्थापन वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होता है, धनात्मक होता है। तो देखिए, स्वतंत्र वस्तुओं की आड़ी लोच शून्य हो गया, और पूरक वस्तुओं का हो गया निगेटिव ऋणात्मक, और स्थापन वस्तुओं का क्या हो गया, धनात्मक हो गया। चलिए 86 नंबर, 86 नंबर है, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच कैसी होती है, कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग होती है। चलिए 87 नंबर ये प्रश्न है, निम्न रेखा चित्र में प्रदत्त बिंदु ए पर मांग की लोच क्या होगी। ये जो है इस पे मांग की लोच क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ये कौन सा प्रश्न है, 87 नंबर, 87 का हो जाएगा डी नंबर। ई डी जो है ना एक से बड़ा होगा, ई डी जो है डी जो है एक से बड़ा होगा। 88 नंबर, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या को किसने दिया था। मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट ट्रिफिन। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ट्रिफिन। 89 नंबर, घटिया वस्तु के लिए आय की लोच किसके बराबर होती है। घटिया वस्तु की आय की लोच किसके बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऋणात्मक होती है। 19 नंबर, किसी देश में औद्योगिक विकास के लिए परिवहन एवं दूरसंचार सुविधाओं की मांग के लिए मांग की लोच की प्रकृति कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 90 का हो जाएगा, सी और डी दोनों हो जाएगा। ऐसे तो बुक में दिया हुआ है कि पूर्णतः बेलोचदार होगा, लेकिन बेलोचदार रहेगा तो वो भी हो जाएगा। अगर डी नंबर ऑप्शन रहता इनमें से अधिक या एक से अधिक या इनमें से सभी, तो इसमें से ये दोनों हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार और बेलोचदार। 91, लोचशीलता निम्नलिखित सूत्र के प्रयोग द्वारा ज्ञात की जा सकती है। लोचशीलता निम्नलिखित सूत्र के प्रयोग द्वारा ज्ञात की जा सकती है, तो इसको जरा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, EP बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बटा Q1 प्लस Q2, ऊपर माइनस नीचे प्लस, फिर उसी तरह P1 प्लस 2 और P1 माइनस P2, मतलब Q को एक बार माइनस में ऊपर तो नीचे प्लस में, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, ये याद रखना है इसे। 92 नंबर, जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब यह मामला क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, एकीक लोचशील मांग का। जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब यह मामला एकीक लोचशील मांग का है। 93 नंबर,
स्थापन नहीं है। स्थानापत्र के एक युग्म, स्थानापत्र के एक युग्म के लिए मांग प्रतिलोच होती है। क्या होता है मांग प्रतिलोच? तो ऑप्शन नंबर सी ए नंबर हो जाएगा, धनात्मक होगा। स्थापन वस्तु के लिए धनात्मक होता है इसे भी। चलिए एक बार और फिर से हम लोग इसको रिपीट करते हैं। तो शून्य किसका होता है? शून्य होता है किसका? तो स्वतंत्र वस्तु का। किसका होता है? लिख लेते हैं एक बार, स्वतंत्र वस्तु का, स्वतंत्र वस्तु का। और निगेटिव किसका होता है? तो ऋणात्मक किसका होता है? तो पूरक वस्तु का, पूरक वस्तु का। और पॉजिटिव मतलब धनात्मक किसका होता है? तो स्थापन वस्तु का, स्थापन वस्तु का। और अनंत, अनंत किसका होता है? तो अनंत किसका होगा? तो पूर्ण स्थापन वस्तु का, पूर्ण स्थानापन्न वस्तु का। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। शून्य हो गया स्वतंत्र वस्तु, ऋणात्मक हो गया पूरक वस्तु, धनात्मक हो गया स्थानापन्न वस्तु, और अनंत हो गया पूर्ण स्थानापन्न वस्तु, स्थापन वस्तु। 94 नंबर, यदि सीमांत आय 20 इकाई हो और कीमत 40 इकाई हो तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? 94 का क्या हो जाएगा? इसका भी निकालने के लिए फार्मूला होता है ई बराबर ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। इसको बैठाएंगे तो ई बराबर निकल जाएगा कितना? 40/40, 40/40 माइनस 20। तो इसको निकालेंगे तो 40 बटा हो जाएगा कितना? 20। तो कट छट के 2 आ जाएगा, तो 2 है ऑप्शन में। तो इकाई से अधिक हो जाएगा, 94 का हो जाएगा, 94 का हो जाएगा ए नंबर, इकाई से अधिक हो जाएगा। 95 नंबर, मांग की लोच ई, मांग की लोच ई उत्पाद की कीमत ए तथा सीमांत आय एम के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? तो 95 का हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर हो जाएगा। एम बराबर ए ब्रैकेट छोटी ई माइनस 1/ई। तो इसको क्या क्या कहते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। ई बराबर हो गया एम आर शून्य ई, चलिए इसको इतना यहीं पे रहने दीजिए। 96 नंबर, यदि मांग की लोच का मान 3 हो तो औसत आय, औसत आय मतलब ए आर तथा सीमांत आय एम आर में संबंध निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित होता है? तो 96 का हो जाएगा। इसको भी निकालना होगा, इसको भी निकालने के लिए फार्मूला लगाना होगा वही वाला। ए आर बराबर 1 माइनस ई बटा ई। तो इसको करने के बाद मेरा आंसर निकल जाएगा 2/3, बी नंबर। 97 नंबर, यदि मांग x बराबर 100/p वक्र हो तो p बराबर 10 इकाई हो तो मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच क्या होगी इसका भी निकालना पड़ेगा। पहले x निकालना पड़ेगा, फिर ये फार्मूला लगाना होगा dx/dp इंटू p/x। निकालने के बाद इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 98 नंबर, यदि आपूर्ति वक्र s बराबर 2p² माइनस 10 हो तो p बराबर 10 तो इकाई हो तो आपूर्ति की लोच क्या होगा? इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोग निकल जाएगा आंसर इसका ए नंबर, इकाई से कम हो जाएगा। 99 नंबर, यदि मांग फलन 25 माइनस 4p प्लस p² हो तो p बराबर 5 होने पर मांग की लोच क्या होगा? 99 का बी नंबर हो जाएगा, इसका भी 1 आएगा। 100 नंबर, और ये टॉपिक का लास्ट प्रश्न होगा, मतलब अभी और प्रश्न है, लगभग 200 प्रश्न है, लेकिन आज हम लोग 50-50 करके प्रश्न देख रहे हैं। तो ये कल 50 देखे थे और आज ये 50 है, टोटल 100 हो गया। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच क्या होगा? तो 100 का हो, ये 100 का हो जाएगा ए नंबर, इकाई से कम होगा। क्या होगा? इकाई से कम होती है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल से फिर नेक्स्ट क्लास होगा 101 से, ठीक है।
आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।